नमस्कार साथियों, मैं सरवण राज आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए पूर्णतः डेडिकेटेड है, उस जोश नीट जेआरएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि आपके इस कक्षा में हिंदी साहित्य यूजीसी नेट हिंदी जिनका विषय है, उनके लिए पेपर 2 की तैयारी करते हैं आप मेरे साथ। जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कही जाने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से हम लोग लाइन बाय लाइन विद कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी पता है कि इससे पहले हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में जो काल विभाजन किया गया था, उस काल विभाजन में वीर गाथा काल हम लोगों ने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल भी हम लोगों ने देख लिया है। रीति काल के अंतर्गत हम लोग आज रीति ग्रंथकार कवि को देख रहे हैं। रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी 8 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। 8 लेक्चर हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप अगर मान लिया जाए कि आप पहला आपका लेक्चर ये है, सबसे पहले अगर काल वाइज करते हैं तो आप रीतिकाल में जितने भी क्लासेज हुए हैं उसको जाके देख लीजिए। नहीं तो आप हिंदी साहित्य का जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आप, तो ऑलरेडी आपको चीज़ें दिख जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये दिख रहा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़। इसमें आपको जितनी भी क्लासेस दिया गया है, सारे क्लासेस को 1 बाय 1 करके जो है आप देखना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, देखना ही नहीं है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और नोट्स बनाते चलना है। इंपॉर्टेंट की एरियाज को अंडरलाइन करें, क्योंकि एग्जाम जब देंगे तो एग्जाम से पहले हर टॉपर्स का कहना होता है कि उनके पास सेल्फ नोट्स था। सेल्फ नोट्स आपका भी होना चाहिए, क्योंकि नोट्स नहीं रहेगा आप रिवीजन कहाँ से कर पाएंगे। और यूट्यूब रिवीजन का माध्यम तो नहीं हो सकता है। मैराथन जैसी क्लासेज सिर्फ कहने के तौर पे होती है, बल्कि आपका जो नोट्स बना रहेगा, इससे क्या होगा कि आपके अंदर मेमोरी लेवल पे आप रिवीजन कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको दिखेगा। साथ ही आपके लिए सबसे डेडिकेटेड, आप जानते हैं कि जब जाएंगे कोर्सेस में, तो कोर्सेस में आपको सारे कोर्सेस आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगा। लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच भी मिलेगा, जो 60 दिनों के अंदर जेआरएफ पॉसिबिलिटी का 100% गारंटी देता है। क्रैश कोर्स भी है, 0 टू हीरो बैच, जो भी बिगिनर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 0 टू हीरो बैच भी लॉन्च किया गया है। शुक्ल बैच है, जिसमें कुल मिला के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी क्लासेज हुई है इसमें आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिशन जेआरएफ बैच भी है और सिलेक्शन बैच भी है। चलते हैं हम आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र, आप मेरे यही जो नेट जेआरएफ का प्लेटफॉर्म है, आप जब जाएंगे अपने साथी को जरूर कहेंगे, और इस माध्यम से आप क्या करेंगे कि जा करके मेरे साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म दिखेगा आपको। इसमें पेपर 1 यहाँ तक कि देखेंगे। जब आपका विषय हिंदी है तो जो भी हम क्लास कर रहे हैं, इस चीज़ को तो आपके पास वेरीफाई करने के लिए होना चाहिए ना कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा सही हो रहा है कि नहीं। आप जाइए, यहाँ PYQ से सिलेक्शन तक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन कराया जा रहा है PYQ का, 10 वर्षों का PYQ है। 10 वर्षों में तकरीबन 2000 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। 2000 क्वेश्चन, वो भी 2000 क्वेश्चन नहीं, उसके 4000 ऑप्शन पे भी बात की जा रही है। वहाँ से आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इन डेप्थ चीज़ें हो रही है। आप यहाँ पर साथ में मेरे साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की संपूर्ण तैयारी आप मेरे साथ करते हैं। यहाँ पर सामने में पेपर 1 की भी दिख रहा है कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए, आपके सामने देखिए जो मैं आपको काल विभाजन की बात कर रहा था। इस काल विभाजन में 1050 से 1375 के बीच में जो वीर गाथा काल हुआ था वो हम लोग कर लिया है। उसके बाद 1375 से लेकर के 1700 के बीच में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल को भी देख लिया। अब 1700 से लेकर 1900 के बीच का जो रीति काल है, उसमें रीति ग्रंथकार कवि को हम लोग देख रहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी से हम लोगों ने शुरुआत किया था, फिर भूषण मतीराम जटाशंकर सभी को हम लोगों ने देखा। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं हर नारायण को। क्या देखेंगे? हर नारायण को। सबसे पहली बात, हर नारायण जो है, इन्होंने माधवनल, काम कंदला और बैताल पचीसी नामक जो है 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। खासकर माधवनल काम कंदला जो है का रचनाकार कब हुआ था? 1812 ईस्वी में। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कविता दिया जाता है आपके सामने, नीचे पढ़िए। सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भाल। ठीक है, यहां देखिए, तुंड राजे रदन उदंड के मिलनते, यहां पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्रजवासी दास के पास। क्या नाम है? ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले थे और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रजवासी दास जो है किस संप्रदाय से थे, तो वल्लभ दास से थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों और चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय, क्या नाम है? प्रबोध चंद्रोदय नामक एक अनुवाद भी विविधा छंदों में लिखा। पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या नाम है? ब्रज विलास। क्या नाम है? ब्रज विलास।
जिसका प्रचार क्या है, साधारण श्रेणी के पाठकों के लिए है। आपने देखा कि साधारण श्रेणी के पाठक जब भी मिलेंगे तो आपका सम्मान जो अन्य जो खास करके शब्दों में परिमार्जित शब्द होते हैं उसके तुलना में ज़्यादा होगा। जैसे रामचरितमानस के को देखते हैं आप, गांव में हर बूढ़े बुजुर्गों के जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं उनके भी जिह्वा पे आपको रामचरितमानस की कई सारे पंक्तियां दोहे आपको देखने को सुनने को मिलेगा। उसी प्रकार इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर के क्रम में ली गई है। बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दी गई है। इस बात को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है। जैसे या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति सुक्ति उक्ति युक्ति सब सुर ही केरी। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। उसमें कहीं अवधि बैसबारी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। वे चाहे जो कहें। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का क्या है, भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई भाषा है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें यह बात नहीं है कि जिसके बल से सो गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। देखिए मैं जितने बार में बोला हूँ आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचित रामचरितमानस है वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ऐसा पुस्तक था जो सामंजस्य के तौर पर किसी भी वर्ण से आता हो उनके लिए क्या किया गया, बराबर इक्वल ट्रीट किया। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता, मर्म स्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर कृष्णमय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इनका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं। कहते हैं पद में देखिए, कहती जसोदा कौन विधि, समझाऊं अब कान, भूली दिखायो चंद में, ताही कहत हरि खान। तो ऐसा भी होता है कई बार आपको लाइन से लेकर के प्रश्न बन जाते हैं, खासकर यूजीसी नेट में, इसीलिए कई बार पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं आगे गोकुलनाथ के पास। क्या नाम है, गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ जो है, गोपीनाथ और मणिदेव इन तीनों महानुभावों ने मिलकर, कौन कौन, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, तीनों महाभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है का अनुवाद किया है। अत्यंत मनोहर विविधा छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई, न ही रोचकता, काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया जिस रीति में से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास के छंदों का तमाशा नहीं दिखाया। आपको पता होगा केशव बिहारी घनानंद पद्माकर का नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घना छड़ी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयां भी आती है। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। क्या है भाषा, प्रांजल और सुव्यवस्थित है, परिमार्जित भी है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है। लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे। अनुमानतः इसका प्रारंभ 1830 में हो चुका था। संवत 1884 में जाकर समाप्त होता है। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई। इसके लिए लाखों रुपये व्यय हुए थे। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, अब कहते हैं गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर महाराज के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी बीमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर के काशी चले गए। बीमाता का मतलब आप समझ में आ गया होगा, जिसको सौतेली माँ भी बोलते हैं, उसी को बीमाता कहा जाता है। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कहीं कहीं विक्षिप्त भी जाया करते थे। उनका परलोकवास कब हुआ, 1920 में हो गया था। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे चेत चंद्रिका, गोविंद सुखद विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नक्सिक, नाम रत्नमाला कोश, सीताराम गुरनारव, अमरकोश भाषा, कवि मुखमंडल, ये सब पुस्तकें उन्होंने लिखी है। अब चलते हैं आगे। चेत चंद्रिका
अलंकार ग्रंथ है। क्या है? अभी जो आपने देखा है चेत चंद्रिका, ये अलंकार ग्रंथ है जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। ठीक है। सीताराम खास करके अर्नब जो है अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा वर्णित है। कवि मुखमंडल भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से लेकर 1870 तक माना जाता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। हिंदी, रीति और प्रबंध दोनों की ओर इन्होंने प्रचुर रचना की। इतने अधिक परिमाण में इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्ध हस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला है। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही है। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पद के अधिकारी है। रीति ग्रंथ रचना, प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता है। ठीक है। महाभारत में जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ उदाहरण नीचे में दिया हुआ है। गोकुलनाथ खासकर जो कि सुखीन लिखा है, सखीन के श्रुति में उकति कल कोकिल की गुरुजन हो पै पुण्य लाज के कथान की। इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। राधा कृष्ण विलास में देखिए, दुर्ग अतेही महत रक्षित भटन सो चहु ओर ताही घेरियो साल्ब भूपति सैन ले अति घोर। महाभारत में देखिए गोपीनाथ जी कहते हैं कि सर्वदिशी में फिरत भीषम को सूरत मनमान। यहां मणिदेव का भी कहना है कि वचन या सुनी कहत भो चक्रांग हंस उदार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे बोधा के पास। कहां चलते हैं? बोधा के पास। ये है बोधा। ये राजापुर जिला बंदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए। इनका नाम जो बुद्धिसेन था, क्या नाम था? बुद्धिसेन। पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे, वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। एक बात गौर करने वाली बात है, उस दौर में अधिकांश जितने भी कवि हुए उनको फारसी का ज्ञान था ही। इसके पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो ज्ञानी थे, इसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने जिस दौर में था, खास करके मुसलमानों का जो पीरियड था, उस मुसलमानों के प्रभाव के कारण भी फारसी का जो है आधिपत्य बना रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कवि का उद्भव या किसी भी कवि का जो व्याख्या जो खास करके परिमार्जित तभी हुआ जिस राजकाज में वो रहते थे। शिव सिंह सरोज, आप बिहारी को देख लीजिए, उस घनानंद को देखना, घनानंद को देख लीजिए। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया जाता है। कविता काल 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या थी। देखिए, ये पढ़ने के बाद मुझे घनानंद की बात याद आती है। वो भी सुजान के फेरी में था, बेचारा का जीवन खराब हो गया। ठीक है। जिस पर इनका प्रेम हो गया, इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दे दिया। अब देखो, बड़ा गजब का बात है भाई। वहाँ क्या किया महाराज जो था उस समय, वो घनानंद को राज से निकाल दिया, यहाँ पर बोधा को भी महाराज निकाल दिया। सुभान के वियोग से 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए। उसी बीच में विरह वारिस नाम का एक पुस्तक इन्होंने लिख के तैयार कर दिया। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने विरह वारिस के कुछ कविता सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया। सुभान अल्लाह मतलब क्या हुआ? सुभान मतलब, अरे भाई समझो गौर से, सुभान अल्लाह मतलब क्या? बहुत अच्छा नहीं। सुभान अल्लाह मतलब क्या? जो मेरी गर्लफ्रेंड कहिए, वो गर्लफ्रेंड जो सुभान थी, प्रेमिका थी, नायिका थी, वो आप मुझे दिलवा दो। ठीक है। फिर कहता महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया। इनकी मुराद पूरी हो गई। क्या बात है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो घनानंद से ज़्यादा बेहतर इनका लाइफ रहा बोधा का। बोधा को तो कुल मिला के मिल भी गई, घनानंद को मिला भी नहीं। घनानंद के बदले में क्या मिला? वृंदावन में जब वो थे, तो वृंदावन में जब उनकी नादिर शाह का जो आक्रमण हो रहा था, उस समय उनको हाथ कटवा दिया गया और उसके कारण से विरह होकर के मर गया वो। समझिए इस बात को। सभी का प्रेम सफल हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों।
विरह वारिस के अतिरिक्त इन्होंने इश्क नामा लिखा। अक्सर आपने कवि को देखा होगा जो इश्क में फंसा, वो इश्क में फंसने के बाद तो बहुत सी बातें होती है। अच्छा, इश्क वाले लोगों को विरह क्यों होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे विरह वारिस भी पुस्तक में है और इसका नामा ही पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कवित सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बुधा एक रसमंद कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। से प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्त से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकती पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्करपन भी कम नहीं थे। नेजे कटारी कुर्बान आदि बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए गए हैं। इनका बोधा का क्या है? अति खीन मृणाल के तारहु ते ही ऊपर पाव दे आवनो है, सई सुई बह के दबार सके ना तहां पर तिथि को टांगो लदावनो है। ठीक है, इस तरह की बातें इन्होंने की है। अब चलते हैं आगे। अब रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। रामचंद्र इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। भाषा महिम्न के कर्ता काशीवासी मड़ियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित की लिखा है। मड़ियार सिंह ने अपना भाषा महिम संवत 1841 में लिखा, अतः उनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक है चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कविताओं का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति शक्ति शांति फूटी पड़ती है। उपासक के एक अंगन में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पंडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके 2 कविता ही सामने रख देना ठीक है। अक्सर देखेंगे लोग अपना परिचय अपने बारे में बताने से ज़्यादा बेहतर मानता है कि मेरी कुछ लिखनी है उसको पढ़ लो, मेरे बारे में यदि जानना हो तो यही बात ये भी कहते हैं। नुपुर बजत मानी मृग से अधीन होत, मीन होत जानी चरणामृत झरनी को। ठीक है, तो इस तरह की बात करते हैं ये। अब आगे चलते हैं मंचित। ये मंचित के पास, ये मंचित कवि कौन है? ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी। सुरभि दान लीला, कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमरार्जुन पतन दान लीला का विस्तृत वर्णन 4 छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्सिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुसरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयां गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती है, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ के दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं। उसमें वो सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल कान की छुबत कपोलन आवे, डुले आपसे खुले जोड़, छवि बरस बस मन ही चुरावे। ठीक है, सुरभि दान लीला है। अब चलते हैं आगे मधुसूदन दास जी के पास। ये कवि का नाम क्या है? मधुसूदन दास। ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रमासमेध नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य लिखा, राम अश्वमेध, जो एक प्रकार से गोस्वामी जी की रामचरितमानस की प्रतिष्ठ ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन, विद्युआमली राक्षस, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि का घोड़ युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण, पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है।
ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है, प्रधानतः दोहों के साथ है, चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का शाही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि में रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के उन शरण में मधुसूदन दास जी के को पूरी सफलता मिली। इनकी प्रबंध कुशलता, कवि शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी को चौपाइयों में बैठक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े से ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों का पर गोस्वामी जी की अवधि के रूप में प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल से है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो डायरेक्ट आपको लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए किसी भी चीज़ों को, खास करके ऐसे पुस्तकों को पढ़ना तो जरूरी है ही। देखिए कुछ लिखा हुआ है, सीए रघुपति पद कंज पुनीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति। ठीक है, अब आगे है मणियार सिंह। क्या नाम है? मणियार सिंह। ये कवि देखिए मणियार सिंह, ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है, जैसे एक तो हो गया भाषा महिम्न सौंदर्य लहरी पार्वती या देवी की स्तुति है। हनुमत छबीसी सुंदरकांड भाषा महिम ने इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा शानुप्रास शिष्ट परिमार्जित है, उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधर्म धूमरो न सुधी के शाभारे पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई। इसमें विविधा छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। ये कविता देखिए। कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज हो, बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइए। दुर्लभ समाज मिलियो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुमनाम धाम रूप सेवा गाइए। ठीक है, आगे चलते हैं गणेश के पास। जी गणेश कवि है। ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशी राज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। ये तीनों ग्रंथ का नाम अपने में नोट्स कर लेना। ठीक है, पहला तो वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, जो बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय है। दूसरा प्रद्युम्न विजय नाटक, तीसरा हनुमत पचीसी। ठीक है, प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है, अनेक प्रकार के छंदों में 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यु के ब्रजभानपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती के गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश और विस्कंभक प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व तो नहीं आया। एक उदाहरण दिया जाता है, ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भय। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है समन। समन कौन है? ये मलब्बा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनकी नीति के दोहे गिरधार के कुंडलिया के समान गांव तक में प्रसिद्ध है। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्यभूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर यह अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचनाकाल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होई, शमन या संसार में प्रीति करो जनी कोई। ठीक है, अब चलते हैं ठाकुर के पास। इस नाम के 3 कवि हुए। 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई है कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की ये कविताएं पहचानी जा सकती है, जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें और मुहावरे आते हैं। असनी वाले प्राचीन ठाकुर देखिए। ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकर कविताएं इधर उधर पाई जाती है। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके
अपने मन की उमंग के अनुसार समयबद्ध पर कवित सवैये बनाए जो चलती और स्वच्छ भाषा में है। इनके ये 2 सवैये बहुत सुने जाते हैं, आप सुन सकते हैं। सजी सुहे दुकुलन बिजु छटासी अटान चढ़ी घटा जोवती है। ठीक है। असनी वाले दूसरे ठाकुर जो हैं, ये देखिए ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखनाथ जिले की एक कुलीन सरयू पहाड़ी ब्राह्मण 82 के मिश्र थे, अच्छी कविता करते थे। एक बार मझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदन जी के भाटों की तरह कुछ कवित पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया। वे असनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे भाट हो गए। उन्हीं देवकीनंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्णार्थ नाम की बिहारी सतसई की टीका देवकीनंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज्य से के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली तक प्रसिद्ध है बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वयं पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का भी निर्वाह अबाध रूप से पाया जाता है। 2 उदाहरण लीजिए। कारे लाज कर रहे परासन के पुंज तिन्हें अपने झकुरन झुलावन लगी है रे। ठीक है। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी है। जाति के कायस्थ थे। इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोड़ी जिला लखनऊ के रहने वाले थे। इनके पितामह खरगयार जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे के पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहां संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जयपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जयपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे। इससे ये कभी वहां भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जयपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बंदा की हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ लोकझोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में मतलब निगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना कैसे हो, ज्ञानियों से सीखा जा सकता है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षित के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांधे बुलाया। राजा परीक्षित वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कभी मिले और 2 ऐसे संकेत भरे सवैये पढ़े कि राजा परीक्षित लौट आ गए। एक सवैया यह है, कैसे सूचित भय कि नीक सौ बिसहो बिलसो हृदय गलवाही। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान को भी आपने देखा कि उनका जो मित्र था चंद्रप्रदयी, तो जो कवि होता है ना, राजा का बहुत बड़ा एक खास करके समझिए निर्देशक के तौर पे काम करता है, मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। क्योंकि किसी भी मुसीबत में वो कवि ही जो होता है ना, वो उन्हें बचाने का काम करता है। अभी भी क्या हुआ, ये चीज़ छलने के लिए जा रहे थे लेकिन वो कवि पहले रोक दिया। कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने वो क्या कवित पढ़ा। ठीक है, ये देख लीजिए। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना दिया ठाकुर के मयान से तलवार निकाल ली और बोले, ठाकुर नहीं मयान से ठाकुर मयान से तलवार। इन्हीं कुछ ऐसे भी हैं कवि जो मतलब अपने राजा के भी अगेंस्ट मारने के लिए चल देते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुध जुड़ीबे में नेकू जे ना मुड़के। ठीक है, इस तरह की बात हिम्मत बहादुर के बारे में आता है या ठाकुर के बारे में। हिम्मत बहादुर जब सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दी, महाराज
हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था, हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठीक है। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 में लगभग हो गया, तो इनका कविता काल 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविता का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुक्त लाला भगवान दीन जी ने निकाला, पर इसमें से दूसरे दो ठाकुर कविताएं मिली हुई है। इस संग्रह में विशेषता यह कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाराम सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से खास कर तौर पे ठाकुर के बारे में जो और भी जानकारी है ये क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो टाइम मुझे समय दे रहा है कि आप बिता ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप बहुत तनाव के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ठाकुर के बारे में अन्य बातें, और जो भी अन्य ग्रंथकार रीति ग्रंथकार कभी बचे हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, और नेक्स्ट 60 डेज़ जो JRF बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो फ्री है, कहीं से कोई पैसे की डिमांड नहीं है, और मेरे जोश नीट JRF के नाम पे कोई पैसे भी नहीं ले सकता आपसे। ठीक है। आराम से पढ़िए मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।